हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास। दोस्तों, ये 3 सितंबर 2019 की क्लास है और ये क्लास रोज सुबह 6 बजे आती है। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी में कौन से एग्जाम्स होते हैं? किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएफएस बनना है, आईआरएस बनना है, और इसके मिलाकर कुल मिलाकर 13 से 14 अलग अलग सर्विसेज होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो उनको रैंक के आधार पर मिलती है, ये उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, स्टेट पीसीएस से भी सिलेबस और इनका काफ़ी मैच करता है, 90% के आसपास। पैटर्न अलग हो सकता है और अदर्स एग्जाम जैसे कि एसएससी मेंस वगैरह। तो दोस्तों, बात की जाएगी फिर अब्दुल कलाम जी के बारे में। वो कहते हैं, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आपको जिंदगी में लक्ष्य को जीतना है, अगर आपको जिंदगी में जीतना है, तो आपने अर्जुन के बारे में पता था ना कि अर्जुन ने कहा था कि मुझे सिर्फ केवल और केवल मेरा निशाना दिख रहा है और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मछली की सिर्फ आंख दिख रही थी उसको। वही सीन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो आपने गोल सेट कर लिया, जो आपने तय कर लिया, आपको आपकी आंखों के सामने 24 घंटे सिर्फ वही दिखना चाहिए, सोते वक्त भी और उठते वक्त भी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि जब भी हम रात को सो जाते हैं, हम तय करके सोते हैं कि सुबह ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि हम कर नहीं पाते। सबसे पहली बात तो सोकर जब उठे ना तो नींद तोड़ने का मन नहीं करता। दोस्तों, जिंदगी में एक सबक सीख लीजिए कि अगर आपको कामयाब होना है तो समय, टाइम की कदर करना सीखना पड़ेगा। आसानी से नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करने से जरूर आएगा। एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 10 दिन में नहीं आएगा, 15 में नहीं आएगा, लेकिन रोज कोशिश करोगे तो 1 महीने में, 6 महीने में, साल में कभी तो आएगा ना। एक याद रखना, जिसने टाइम सही तरीके से मैनेज कर लिया वो कामयाब ही कामयाब है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात कहूँ, कोई व्यक्ति सुबह 8-7 बजे उठता हो और 8 बजे पढ़ने बैठता हो और दिन के कुल मिला के काम कर, अब खाना भी खाना है, कोई बुला भी ले, उठना भी है, बैठना भी है, सब कुछ करना है। अगर वो दिन में 6 घंटे भी पढ़ता है या 8 घंटे भी पढ़ता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति रात को 10 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठे, या उसके बाद 4 बजे से 5 बजे अगर फ्रेश होने का टाइम भी लगा ले, तो 5 से लेकर 8 तक जो उसके पास टाइम होगा ना, वो सिर्फ एक दिन का टाइम मत काउंट कीजिए। अगर वही टाइम 30 दिन लगातार मिल जाए, मतलब 4 से 6 2 घंटे हो गए और एक 3 घंटे, 3 घंटे लगातार 30 दिन के लिए कितने घंटे हो गए? 60 घंटे। तो ये 60 घंटे अगर आप एक्स्ट्रा किसी से देते हैं ना तो मायने रखता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, टाइम को आप वेस्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रात को आप जब भी सोते हो तो एक डायरी लगाइए अपने पास। डायरी लगा के लिखिए कि कल मैं कौन कौन से ऐसे काम करूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट है, वो काम करिए। और आप उसमें यह करिए कि जितने भी काम अपने कल करने हैं, और ऐसे पहले 4 से 5 इंपॉर्टेंट काम जिसके साथ आपको सक्सेस मिलेगी, आप पास होगे, जैसे कि पढ़ना, याद करना, या फिर आप सोच लें कि घर का काम करना, घर वालों की मदद करना। तो ऐसे कुछ काम आप पहले पहले लिख लीजिए और उन कामों को पहले कर लीजिए और बाकी काम को बाद में करिए। और आपका मन जितना मर्जी चोर की तरह भागे, आपने ये काम पहले करने ही करने हैं, कुछ दिन कीजिए, देखना क्या बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, 21 दिन का रूल है। 21 दिन अगर आप किसी भी चीज को लड़कर करते हो ना, झगड़ कर करते हो, तो वो बाद में आपकी आदत बन जाती है। इसको अपनी आदत बना लीजिए। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, इधर हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल है एक, जो पाकिस्तान के बार बार जम्मू कश्मीर पर स्टेटमेंट का लेकर है। ये एनआरसी से संबंधित है और ये जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है, ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात की है। देखिए, ये आर्टिकल में वैसे ही हम बड़े दिनों से जो बातें कर रहे हैं बैंकों से संबंधित, कि बैंक को पैसे दे दिए, इकोनॉमी में ये डिसीजन ले दिया, टैक्स वापस ले लिए, ये सबको कुल मिलाकर एक जगह पर लिख दिया। लगातार कर ही रहे हो, टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि इन आर्टिकल्स करने का कारण क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई भी बड़ी से बड़ी तैयारी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आप चाहे यूपीएससी का आईएएस, आईपीएस बनने की तैयारी बना रहे हैं, चाहे आप फॉरेन जाने के लिए आईएफएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप स्टेट पीएचएस कर रहे हैं। देखिए, इन आर्टिकल्स में होता क्या है, ये आर्टिकल्स एक तरह से आप एक बात समझा दूं कि जितने भी यूपीएससी मेंस के करंट के क्वेश्चंस आएंगे आईएएस में, आईपीएस में, वो सारे यही चीजों से निकल के आने हैं। हमारे पास
वहाँ पे सिलेबस में एक ऐसे होता है कि GS1 होता है जिसमें ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है। GS2 होता है जिसमें पॉलिटी होती है, गवर्नेंस होती है। GS3 होता है जिसमें इकोनॉमी होती है, ठीक है दोस्तों, सोशल साइंस और बहुत कुछ होता है। और इस तरह से GS4 होता है, जनरल साइंस 4, उसमें एथिक्स होता है। अब ये आज हम एथिक्स पर भी बात करेंगे। देखिए इन जो सारे, और ये कम से कम 90% पेपर इनमें से आता है। आप हिसाब लगा लो कि ये क्लास आपको जितनी छोटी लग रही होगी ना, बच्चे देख नहीं रहे होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। तो मैं आपको बताना ये जरूरी समझा, ठीक है दोस्तों। और आज जैसे मैंने आपको बताई है, तो रोज़ मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता रहूँगा ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे, प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होती रहे। और देखिए कोई भी आर्टिकल होगा तो आर्टिकल क्यों हो रहा है, किस चीज़ पर हो रहा है, मैं पहले ये बताऊँगा। अच्छा, तो क्या मुद्दे चल रहे हैं, उसके ऊपर क्या बोला गया है, और यह क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। देखिए अगर आपके पेपर में आएगा तो वो सीधा सीधा पूछेगा कि ऐसा ऐसा करके कोई मुद्दा चल रहा है, तो उसमें क्या है, वो चीज़ क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स बताए, उस पॉइंट के ऊपर ये कमेंट है, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि जो हमारे बैंकों के ऊपर, बैंकों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, बैंकों का जो कंसोलिडेशन हुआ है, जैसे कि बैंकों का मर्जर हुआ है, उसके ऊपर वो बोल दे कि आप कमेंट कीजिए। तो आप बोलेंगे कि हाँ जी, बैंकों का जो मर्जर हुआ है वो बहुत सारे बैंकों को जोड़ दिया है, लेकिन इसके ऊपर एक आर्गुमेंट देना है। वो क्या होगा कि गवर्नेंस में कोई रिफॉर्म नहीं हुए, मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं किया गया, बस बैंकों का मर्जर किया गया। तो ऐसे कुछ करके, ठीक है दोस्तों। तो अब हम करते हैं शुरू हमारे आर्टिकल। तो सबसे पहले आता है न्यू एथिक्स। जैसे कि मैंने बोला कि GS4 से संबंधित ये है, बहुत जरूरी है न्यू। अब इसने यहाँ पे दो चीजों को जोड़ दिया। एक तो GS3 में एक एनवायरमेंट सब्जेक्ट आता है, ठीक है दोस्तों, एक आता है GS4 में एथिक्स। इन दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ दिया। और यूपीएससी कहता है कि अगर आप दो चीजों को ज्यादा ज्यादा मिलाकर लिखते हो तो वो नंबर उतने ज्यादा देता है। तो दोस्तों वो कह रहे हैं, राइटर कह रहा है कि जो ट्रांसनेशनल चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज है, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो पर्यावरण धीरे धीरे बर्बाद होने की तरफ बढ़ रहा है, वो एक तरह का एक देश का नहीं, सभी देशों का प्रॉब्लम है, ट्रांसनेशनल है, एक देश का नहीं। तो वो कह रहे हैं लेकिन वो जो ये ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम है ना, ट्रांसनेशनल मतलब सभी देशों की जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ हर देश अपने नज़रिए से देख रहा है और डिजास्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वो किस तरह से भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले वो तर्क देती हैं अमेजोन में जो आग लगी है, अमेजोन के जंगलों में। देखिए अमेजोन दुनिया को 20% ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो बहुत बड़ी वहाँ पे पौधों की और जानवरों की डाइवर्सिटी है, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत बड़े भाग में साउथ अमेरिका के फैला हुआ है। तो वो दोस्तों वह कह रहे हैं कि जो ये आग राइटर कह रहा है कि लगाई गई है, वो लोगर्स द्वारा, वहाँ के किसानों द्वारा और लकड़ी की जरूरत वाले लोगों द्वारा काटी गई है, ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहे हैं कि अब वो आग बढ़ती जा रही है, कोई रोकने के लिए ध्यान नहीं दे रहा। ये कहीं ना कहीं एक तरह का ग्लोबल प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। फिर कह रहा है कि यूरोपियन लीडर और सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपना एक तरफ से एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट ओपन कर दिए हैं चीज़ों के खिलाफ कि आप ये कर क्या रहे हो। तो जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि जो ये आग लगा रही है, चिल्ला रहे हैं ना ये लोग, ये इन्हीं लोगों ने, इन्हीं NGOs ने ये आग लगाई है, वो ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये तो पहला मुद्दा, ये तो पहली बात देती हैं, वो पहला कारण ये देती हैं सस्टेनेबल प्लान, मतलब पर्यावरण को बचाए रखने में सबसे पहला, हमारी धरती को बचाए रखने में सबसे पहला तर्क तो देती हैं कि अमेजोन की आग। दूसरे तरफ तो वो अमेरिका को घेर के बोलती हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया है कि वहाँ की पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी है, जिसमें क्लाइमेट चेंज में जो बदलाव हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसको 2 डिग्री तक सीमित रखने के लिए, जो दुनिया भर का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज की एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सभी देशों आए थे, इंडिया भी था। यूएस उससे बाहर निकल गया। तो वो कह रहे हैं कि ये बात तो सही नहीं है ना। अब तीसरा वो कमेंट ये दे रहे हैं कि जो यूके के प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन, अब वो यूरोपियन यूनियन से अलग होकर अपना अलग एक देश बना, अपने देश को अलग करके एक तरह की प्रोटेक्शनिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अलग थलग कर रहे हैं। तो ये भी है कि हम अपने देश के हिसाब से चलेंगे, हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे। वो राइटर कह रही है ये तो नहीं चलेगा भाई, ये तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि ये एक डिजास्टर ही क्रिएट करेगा। ये 3 मुद्दे उन्हें आगे रखकर सारी बात करेंगे वो लोग। सबसे पहले तो वो कहती हैं यूरोप के जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, बहुत पुराने बड़े बड़े शहर हैं, उन्होंने ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी अब फील करनी शुरू की है। जहाँ पे ग्रीनलैंड बहुत बड़ी एक अमेरिका के पास है, नॉर्थ अमेरिका के पास ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है।
तो वो कह रहे हैं कि वहाँ का जो ग्लेशियर है, वहाँ की जो बर्फ़ है, वो जितनी साइंटिस्टों ने तय की थी ना कि इतनी जल्दी पिघलेगी, उससे भी कई गुना ज़्यादा जल्दी पिघल रही है। तो उससे क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा और दुनिया डूबती जाएगी। फिर वो तीसरी बात कर रहे हैं कि बर्निंग ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट, वही बात दोबारा। वो कहते हैं कि वर्ल्ड लीडिंग पोल्यूटर इंटरनेशनल। अब उसके बाद वो कहते हैं कि यूके की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि वो अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो एक्शंस, ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं ना, ये इसका परिणाम बहुत बुरा निकलने वाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज, अगर हम सोचे ना कि एक देश का मुद्दा है, कहते नहीं, ट्रांसनेशनल हर देशों का मुद्दा है, तो हर चीज़ को इसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये तबाही बहुत ज़बरदस्त फैल रही है। फिर वो कह रही हैं, फिर उसके बाद वो कहती हैं कि एनर्जी, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों जो सेक्टर है ना, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने के लिए एटमॉस्फेयर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो कह रही है कि इसके कारण क्या हो रहा है, ये बहुत बड़े, इसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब कि जंगल हैं वो कटते ही ख़त्म होते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सिस्टम बन रहा है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं आधारित आसपास घूम रहा है। फिर वो कह रहे हैं डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि रेगिस्तान बनते जा रहे हैं, जो उपजाऊ ज़मीन थी एक तरह की रेगिस्तानी बनती जा रही है। फिर वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और अदर लैंड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित, और फॉरेस्ट्री जैसे कि कुछ जानवर वगैरह रखते हैं, कुछ इन चीज़ों से संबंधित, वो कह रहे हैं कम से कम ये मिलके दुनिया का 23% ग्लोबल हाउस गैस पैदावार कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब वो एक रिपोर्ट आगे लेकर आते हैं, उसके ऊपर बात करती हैं। वो कहते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि लैंड दैट कवर्स डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल लैंड डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड ग्रीन हाउस गैसेस फ्लक्सिंग इन टेरेस्ट्रियल इकोनॉमी। अब इसको हम थोड़ा खोल के समझते हैं, बंद में नहीं समझेंगे। सबसे तो वह कह लिया लैंड डिग्रेडेशन, लैंड मैनेजमेंट की। देखिए वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट क्या कह रही है, वो कहते हैं जो हमारा लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, उसी से हमें खाना मिलता है, उसी से हमें पानी मिलता है, उसी से हमें जीवन कमाने के लिए कुछ मिलता है। वही बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब होती है जीवन विविधता। ठीक है दोस्तों, विविधता, जानवर है, बहुत तरह के जानवर हैं, इंसान है, पेड़ पौधे हैं, बहुत तरह के पौधे हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत तरह के हमें इकोसिस्टम के बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन जो ये फिर वो कहते हैं कि जो लैंड का यूज़ और इंसान का जीवन एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक ख़त्म दूसरा ख़त्म। फिर वो कहते हैं कि सोइल है, मतलब इंसान उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर वो कहते हैं कि जो सोइल है, जो मिट्टी है, वो कहीं ना कहीं ख़राब होनी शुरू हो गई है, तबाह होनी शुरू हो गई है, डिप्लीट होनी शुरू हो गई है। क्यों? पहली बात तो केमिकल्स का बहुत ज़बरदस्त यूज़, जो हमारी कृषि में हम बहुत सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के केमिकल यूज़ करते हैं वो। फिर वो कहते हैं जो फार्म फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, वो नहीं है। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर मतलब जो कृषि में एक ही फसल हर साल उगाते जाना, उगाते जाना, उगाते जाना, तो जो मिट्टी की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। फिर वो कहते हैं पोल्यूटेड फार्म रन ऑफ, मतलब जो हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जैसे कीटनाशक और जो खादें डालते हैं केमिकल से बनी हुई, वो जब बरसात आने के बाद पानी नहरों में जाता है, वो नहरों से पानी आगे समुद्रों में जाता है ना, तो वो जो पानी होता है ना, पानी उसको भी तबाह कर रहा है धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें वो कह रही हैं। वो कहती है एक तरह का ना, और वो कह रहे हैं कि जो फार्मर, इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण जब उनकी पैसा उनको नहीं मिलता जो लगाया है, फार्मर सुसाइड कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। फिर वो कहते हैं मैनेजिंग लैंड बेटर फॉर फार्मिंग वुड इंटेल इम्प्लीमेंटेशन मोर सस्टेनेबल। वो कहते हैं कि अगर हमें लैंड को, ज़मीन का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तो हमें ऐसे तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा। पहला तो कैसा, वो फिर अब सोल्यूशन दे रही हैं। वो कह रही हैं कि एक तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होनी चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब वो कह रही है कि जो केमिकल का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाना चाहिए। फिर वो कह रही हैं कि टेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रोडक्शन, टेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि जो खाना पैदावार करना है, खाने की पैदावार करने का जो सिस्टम है, वो कम से कम ज़्यादा कुदरती होना चाहिए, ना कि केमिकल से बना हुआ होना चाहिए, कंपनियों का बना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब अंग्रेज तो कह देते हैं कि हमें ये भी कंपनी वाला, वो भी कंपनी वाला चाहिए। अगर आपको एक कॉमन बात बताता हूँ, अमेरिका में कम से कम 7 से 10% लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, वो ये समझते हैं कि जो चॉकलेट मिल्क होता है ना, अब दूध तो हमें पता ना, वो कहते हैं चॉकलेट मिला के उसका कंपनियां चॉकलेट मिल्क बना देती हैं और फिर वो पीते हैं डब्बों में लेकर। वो समझते हैं कि जो चॉकलेट मिल्क होता है ना,
वो जो भूरे रंग की गायें होती है ना, भूरे रंग की गायें, ब्राउन काऊ, वो देती है, सीधा डायरेक्ट आ रहा है उनको। तो वो तो इतने इंटेलिजेंट है, उनको तो ये भी नहीं पता। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों को अब पता ही भूल ही गए हैं कि कुदरती चीज है क्या। ये शहरीकरण इतना ज्यादा हो गया कि लोगों को ये भी नहीं पता कि जो दूध है वो केवल किस मात्रा में किस तरह का होता है। चलो हमारे लोग तो आज भी गांव में रहते हैं, हमारे लोगों को पता है। वो कहते हैं इससे एमिशंस रिड्यूस होंगी, जो ग्लोबल वार्मिंग होगी उससे वो कम होगी। फिर वो कहते हैं कि रिपोर्ट एक और चीज कह रही है, वो कह रही है कि जो ग्रासलैंड है, जो बड़े बड़े ग्रासेस है, जो बड़ी बड़ी ग्रासलैंड को क्रॉपलैंड में मत बदलो। कि जैसे कि जंगलों वाले इलाके हैं, ग्रासलैंड्स हैं, उनको आप ना किसानी वाले लैंड में मतलब बोलो कि इसको भी जंगल के जंगल खत्म कर दिए और उसके ऊपर फसलें उगाना शुरू कर दी। हो गए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर वो कह रही है कि इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, मतलब कि जो एग्रीकल्चर, जो कृषि में पानी का इस्तेमाल इतने सही ढंग से होना चाहिए कि पानी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हर साल एक ही तरह की फसल नहीं, अलग अलग फसलों उगनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री इन्वेस्टमेंट इन, वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो आपको पैसा खर्च करना है वो लोकल और इंडिजिनियस सीड में करें। जो आपके बीज होते हैं वो उसी जमीन के पैदावार वाले जमीन होने चाहिए। ये नहीं कि आप फॉरेन कंट्री से बीज मंगा रहे हैं, वहां से लगा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आपको ऐसे प्रैक्टिसेस को यूज करना चाहिए कि सोल कार्बन और रिड्यूस सेटलाइजेशन, कि जो मिट्टी में आजकल जो सॉल्टाइजेशन, मतलब कि जैसे नमक बढ़ रहा है, तो ये चीज़ की प्रॉब्लम भी हमें हैंडल करनी होगी। सस्टेनेबल फूड करना होगा सिस्टम, वो कहते हैं कि जो खाना है उसकी वेस्टेज कम करनी होगी। देखिए वो कह रहे हैं कि जितना खाने की पैदावार होती है उसका कम से कम 25% खाना तो वेस्ट ही हो जाता है। कितनी बड़ी बात, कितनी बुरी बात है। डिफोरेस्टेशन, जंगल के जंगल नहीं कटने चाहिए। मैंग्रोव्स, पेटलैंड्स, इन सब का, वेटलैंड्स का बचाव करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फसल के इस तरह से मेजर्स बता दिए कि फसल को इस तरह से बचाओ, जमीन को इस तरह से बचाओ कि किसान को तो मरने दो, नहीं, उन्होंने किसान के लिए भी दिया है। वो कहती हैं कि इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। सबसे पहले तो पॉवर्टी कम होगी। देखिए अगर फसल मतलब, फिर वो कहती है कि जो लैंड यूज की पॉलिसी है, जो लैंड यूज की पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए कि जो छोटा फार्मर है उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे मार्केट के द्वारा। मार्केट डायरेक्ट जोड़ दो उसके साथ। अगर देखो कि फॉर एग्जांपल एक किसान कोई चीज को 1 रुपए का बेच रहा है और वो मार्केट में 10 रुपए की बेच रही है, 9 रुपए कहाँ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि किसान 6-7 रुपए का बेच पाए और वो 6-7, सीधा सीधा सिस्टम होना चाहिए, 6-7 रुपए का वो खरीद लें। तो मतलब इससे ये होगा कि किसान को भी फायदा हो गया, उनको भी सस्ता मिल गया। कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो औरतें किसानी करती हैं उनको भी इंपावर करना चाहिए, उनको भी सशक्त करना चाहिए, एजुकेशन दे के करें। देखिए औरतों के पास एजुकेशन तो बिल्कुल ही नहीं होती, मैंने देखा है जो किसानी में काम करती हैं। फिर वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। फिर कहते हैं लैंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें उन्होंने की हैं। वो कहते हैं इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या होती है? जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है जिससे पर्यावरण खराब होता है, जैसे CO2 जैसी बहुत सी गैसेज हैं। फिर वो कहते हैं कि फ्रेश टेम्पलेट नीडेड इन थिंकिंग अबाउट हाउ टू एड्रेस। अब वो कहते हैं कि अगर नए तरह की सोच की जरूरत है, कि अगर हम ये सोचें ना कि ट्रांसनेशनल चैलेंज, अब वो जो पूरी दुनिया भर में चैलेंज आ रहे हैं, कि अगर हम सोचें कि सिर्फ एक देश अपने हिसाब से सोच के चलेगा तो ये बात नहीं बनेगी। जैसे ब्राजील ने कह दिया जंगल में आग लगी तो फिर क्या हो गया, ये हमारा इंटरनल मैटर में अपने आप सुलझा लेंगे। अरे तुम कितने सियाने हो यार, दुनिया खत्म हो जाएगी इससे, तो तुम भी तो खत्म हो जाओगे। फिर वो इस तरह से कह रहे हैं कि अब वो बात करते हैं एथिक्स की। पहले तो पर्यावरण की बात करते रहे। वो कहते हैं कि प्लेनेटरी एथिक्स दैट सपोर्ट अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर फ्यूचर। वो कहते हैं इस तरह का प्लेनेटरी एथिक्स होना चाहिए जिसके लिए वो फ्यूचर के लिए अल्टरनेटिव सिस्टम हो, मतलब कि जो सिस्टम आज चल रहा है वो नहीं, मतलब आज ये कल वो, आज ये कल वो, ताकि सब बचा रहे। फिर वो कहते हैं कि इकोलॉजिकल सेंसिबिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए। सपोर्ट प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा अगर होना तो उसको प्लूरल कहते हैं। ठीक है, बहुसंख्यी कह सकते हैं। अब हिंदी इंग्लिश वाला आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स करवाते हैं उसमें देख लीजिएगा। अब देखिए फिर वो कहते हैं एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, शिफ्ट वैल्यूज अवे फ्रॉम कंज्यूमरिज्म। देखिए आजकल सब कुछ कंज्यूम करने पे है, खाने पे, हम खरीद लें खा लें, खरीद लें खा लें, खरीद लें इस्तेमाल कर लें, इस पर टिका है। वो कहते हैं जो हमारी वैल्यूज है इससे थोड़ा दूर करनी चाहिए। हमें नई आइडेंटिटी, नए तरह के कल्चर की जरूरत है जिसमें लोग एक दूसरे के देशों के बारे में मिल के सोचें। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा कि ला विला, ऐसे ट्रांजिशन नेटवर्क, एको रिलीजनिज्म, ऐसे करके बहुत सारी मूवमेंट्स चली जिसमें ऐसा हुआ है, हम कर सकते हैं। तो कहते हैं सिविल सोसाइटी को मिलकर आगे आना होगा।
तो यही हमारा ये वाला आर्टिकल खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अगले आर्टिकल की। वो क्या बात करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैट्रिक। देखिए कुछ बच्चे मेरे को हमेशा कहते हैं हिंदी में बोलो, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। देखो बच्चे, ये आर्टिकल इंग्लिश में आते हैं और प्रॉब्लम ये है कि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से पूछता है, को जो पेपर लेता है वो क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो हम क्या करें, आपका बहुत बड़ा क्राइटेरिया इन्हीं से सॉल्व हो रहा है, तो बताओ क्या करें। 90% तो यही दे रहा है, मिनिमम 70%। अगर ये बच्चा अगर इन चीज़ों को करता नहीं है ना, हिंदू एडिटोरियल को, वो ये ना समझे कि वो क्लियर कर लेगा। नहीं भाई साहब, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो अपना सारा करंट बेस है वो इसी चीज़ के ऊपर आसपास घुमा के खड़ा कर दिया है, इसी चीज़ के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो अब वो कहते हैं कि हिंदी में बोलो। देखो हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, इंग्लिश में है तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं दे रहा हूँ। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ पहले कि देखो उन्होंने क्या कहा, क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन क्या दिया गया। अभी मैंने आपको साफ बोला ना कि ये प्रॉब्लम चल रही है, ये मुद्दे चल रहे हैं, ये हुआ, मतलब कि ब्राज़ील ने ये किया, यूएस ने ये किया, यूके ने ये किया, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका ये सोल्यूशन है। मैंने सब लाइन के अनुसार दिया ना आपको, तो यही तो होता है, आपको खुद लिखना चाहिए ना। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप पेपर हॉल में जब बैठोगे तब आप खुद क्या कर पाओगे। पेपर हॉल में इतना ज़्यादा टेंशन और इतना प्रेशर होता है ना कि बंदा सीख नहीं पाता। मैं इसीलिए इस तरीके से कराता हूं कि आप खुद सोचना सीखें। और मैं तो साथ हूं ही आपके, मैं तो करवाता ही रहूंगा आपको, लेकिन साथ साथ में इतनी मेहनत करवा दूंगा कि आप पीछे नहीं रहोगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इररिस्पॉन्सिबल हैट्रिक। देखिए जो पाकिस्तान में बैठे लोग भारत के खिलाफ जो बैठे गलत छलत भाषण दे रहे हैं ना, वो बहुत गलत हो रहा है। ये राइटर कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बहुत गलत बड़े बड़े सीनियर लोग हैं पाकिस्तान के, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। इवन कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह रहे हैं कि जंग हो जाएगी इंडिया के खिलाफ। फिर वो कहते, फिर जम्मू कश्मीर पे कहते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल है, एस्केलेटरी। तो वो कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स आ रही ना, ये कहीं ना कहीं खतरा ही पैदा कर रही हैं। फिर इमरान खान कहते हैं कि आप न्यूक्लियर जंग का भी खतरा बढ़ रहा है, न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स वो देते हैं। फिर कुछ वहाँ के कुछ मंत्रियों ने तो ये भी कह दिया कि इतनी देर में जंग हो जाएगी, टाइम फ्रेम भी दे डाला। फिर वो कहते हैं कि वहाँ के बहुत सारे डिप्लोमेट्स, बहुत से ऑफिसर्स जिहाद के बारे में बात कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान रेपुटेशन टेररिस्ट आउटफिट। फिर पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो शुरू से रही है कि वो टेररिस्ट आउटफिट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है जम्मू कश्मीर में या फिर बहुत सी जगहों में, जैसा कि इंडिया हमेशा ब्लेम करता रहा है। फिर वो दूसरी बात ये कहते हैं कि जो वहाँ का जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने का कारण कि वो सारा मिलिट्री करते रहते हैं, मिलिट्री के सारे कंट्रोल है, पीएम भी कहीं ना कहीं मिलिट्री के कंट्रोल में चल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि कंपैक्ट ऑफ जनरल्स एंड क्लैरिक्स, वहाँ के जो जनरल है ना आर्मियों के, उन्होंने अपना कंट्रोल इतना बना रखा है कुछ आगे निकल ही नहीं पा रहा। फिर वो कहते हैं कि जो ये इंटरेस्ट है ना, सब कुछ कश्मीर के इर्द सेंटर में रख के घूमते रहते हैं, और पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी दैट दे अंडरस्टूड एज एक्सक्लूसिव एंड इस्लामिस्ट, और पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है उन्होंने इस्लामिस्ट बना के रख दी है। फिर वो कह रहे हैं कि नाउ अंडर फायर फॉर बीइंग इनफेक्टिव इन द फेस ऑफ इंडियाज रीसेंट मेजर। अब वो कह रहे हैं कि अब जो इंडिया ने जम्मू कश्मीर में किया और ये कुछ कर नहीं पा रहे, दुनिया का कोई देश इनका मदद नहीं कर रहा, तो ये जो आग निकल रही है ना, कहीं वही निकल रही है। देखो ये आग कहते हैं निकालना सही नहीं है। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान की ये सब ड्रामा करने की कोशिश किया है, पूरी दुनिया की अटेंशन लेना चाह रहा है कि इस मुद्दे पे कोई तो बोले, पर कौन बोलेगा। यहाँ की सरकार तो इंटरनेशनल मुद्दे पे सबको घेर के बैठी है। फिर वो कहते हैं कि इंडिया हैज सेट फॉर इटसेल्फ हाई स्टैंडर्ड एज ए डेमोक्रेटिक सेकुलर पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपना हाई स्टैंडर्ड की डेमोक्रेटिक सेकुलर पॉलिसी बना रखी है। ठीक है इंडिया ने, और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर भी है। वो हर जगह पे ये नहीं कहता रहता कि हम न्यूक्लियर बटन दबा देंगे। वो बटन है, हलवा थोड़ी ना है। पाकिस्तान ने तो हलवा समझ के रखा है, चम्मच उठाया और खा लिया। न्यूक्लियर बटन है, एक बार दब गया ना तो पता नहीं चलेगा कितने मर गए। मेरे को तो लगता है कि उसका इमरान खान को ना डॉक्टर वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत है, साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है उनको। फिर वो कहते हैं कि इट्स बिहेवियर इज ऑल सर्कमस्टांसेस मस्ट लीव अप ऑफ रेपुटेशन, न्यू दिल्ली। देखिए वो कहते हैं कि बहुत से, जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम मेडिएशन करेंगे, हम आगे न्यू दिल्ली और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बीच मेडिएशन करेंगे। देखिए इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि जो भी जम्मू कश्मीर में बात होगी वो बायलैटरल होगी, द्विपक्षीय होगी। द्विपक्षीय मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगी, किसी और के से हम कोई मदद नहीं लेने के, हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं।
फिर 2014 से पाकिस्तान की जो क्वेस्ट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर के इलाकों में इंटरनल मैटर में दिक्कत दे रहा है, तो वो कह रहा है कि आप सरकार ने बोला पीछे रहो, लात ना मार के निकालना पड़े मुझे। फिर कहते हैं इंडियन मिनिस्टर्स हैव बीन सेइंग दैट ओनली पॉइंट टू डिस्कस विद पाकिस्तान इज द रिटर्न ऑफ। फिर वो कहते हैं कि इंडिया के लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी तो एक ही मुद्दे पर होगी कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का बाग आपने निगल रखा है उसको वापस दे दो, कहीं ये ना हो कि सांप का पेट काट के निकालना पड़े। तो कुछ ऐसा हिसाब है। फिर साइमल्टेनियसली वो कहते हैं न्यू दिल्ली हैज आल्सो रूल्ड आउट एनी टॉक्स विद पॉलिटिकल लीडर इन जेके, कि जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ भी कोई बात नहीं करेंगे, सेपरेटिस्ट के साथ भी कोई बात नहीं करेंगे, अलगाववादियों के साथ। फिर वो कहते हैं कि इंडिया हैज आल्सो इंडिकेटेड दैट इट वुड ओपन। फिर इंडिया ने यह भी कह दिया कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी का जो डॉक्ट्रिन है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, उसको भी बदल सकते हैं। तो वो कहते हैं ये कह के ना कहीं ना पाकिस्तान के लोगों को भौचक्का कर दिया, उन्होंने पागल कर दिया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो तो टॉयलेट से बाहर ही निकल रहे इमरान खान, तो यार कहीं न्यूक्लियर बूकर बम गिर गया, कहीं मैं ना मर जाऊं। लोगों के तो उनको क्या पड़ी होगी, तो उनको अपनी पड़ी होगी मैं ही ना मर जाऊं। वो यही सोच रहे हो कि मैं कहाँ जाऊं, डरे ही होंगे। फिर वो कहते हैं जो एम्बिग्विटी है, देखिए इस वर्ड को छोटा मत समझना, एम्बिग्विटी का हिंदी का मतलब है अस्पष्टता, मतलब स्पष्टता का ना होना। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि हम बदल सकते हैं पर बदली नहीं। जो ये अस्पष्टता क्रिएट कर दी ना डिप्लोमेटिक पॉलिसी में, वो सबको पागल कर रखा है। तो वो कह रहे हैं कि ये एक तरह का डर का माहौल बन गया। देखिए ऐसा क्या कारण था, मैंने आपको एक आर्टिकल भी करवाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि जो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ना एक तरह का हाथी का दांत दिखाने की और खाने की ओर वाली चल रही थी, कि हम खाएंगे ना, हम सिर्फ डराने के लिए थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं, मुंबई में हो गया, पठानकोट में हो गया, वो एक तरह का डेटरेंट है, एक शब्द है डेटरेंट, मतलब एक तरह का रोक नहीं पा रहे हैं उसको, इसलिए ये बात करनी भी जरूरी थी। तो कह रहे हैं कि एक तरह के इक्विलिब्रियम में ध्यान रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज मस्ट रिसीट द टेम्पटेशन ऑफ द मैच द पाकिस्तान लीडरशिप, कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप इस तरह की बेवकूफ़ियाना हरकत कर रही ना, मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि इतने पागल लोग हैं, ये करेंगे क्या। चलो दोस्तों, इसी के साथ ये आर्टिकल खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की, सिटीजनशिप, नागरिकता जो हमारे पास होती है। देखिए आप अपने घरों में रहते होंगे, आपके पास नागरिकता, आपने जन्म लिया और आपका वोटर कार्ड बन गया, आधार बन गया, पैन कार्ड बन गया, सब कुछ बन गया। लेकिन आपने सोचा कि नागरिकता उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकती है जो कई सालों से असम जैसी जगहों में रह रहे थे, अब एकदम से वो वहाँ के वासी रहेंगे ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो कैसे? वो कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। वो कहते हैं जो एनआरसी था अब उसका फाइनल का पब्लिकेशन होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि देखिए जो भी लोग लेफ्ट आउट मतलब जो लोग रह जाएंगे, जो नेशनल रजिस्टर के अंदर जिनका नाम नहीं होया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर के हो गए, नहीं, उनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। ट्रिब्यूनल एक छोटा कोर्ट होता है उस एरिया के हिसाब से, जो कि उनका केस सुनेगा कि आप फॉरेनर हैं कि नहीं है, कि आप यहीं के हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि होम मिनिस्टर ने जो अपना किसी ने रिक्वेस्ट फाइल करनी है कि देखिए मैं इंडिया का नहीं हूं, मैं फॉरेनर ही हूं, तो वो फाइल करने की जिन्होंने फॉरेन ट्रिब्यूनल में जो रिक्वेस्ट है ना, उसके भी 60 से 120 दिन दे दिए हैं। फिर ये बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जो ये इतना लंबा प्रोसेस चल रहा था नेशनल रजिस्टर का, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब किसी बाथरूम वगैरह जाना है, वो इतनी लंबी लाइन में फंसा सेंटर में जाके, तो वो दिक्कत में आ गया ना। तो ऐसी कोई दिक्कतें भी लोगों को हुई होगी जो हमारे लोगों के सामने नहीं आई, अखबारों के सामने नहीं आई। फिर वो कह रहे हैं कि अब उसने अपना एक फसल देनी शुरू कर दी है जो रजिस्ट्रार अपडेट किया है। अब वो फसल क्या कह रही है? वो फसल कह रही है कि कम से कम 1.9 मिलियन पीपल, मतलब कम से कम 19 लाख लोग पहली बात तो एकदम से ही देशहीन हो गए हैं, मतलब कि वो किसी देश के नहीं रहे। क्योंकि बांग्लादेश के तो वो आज तक इंडिया कह रहा था ये बांग्लादेश से आए हैं। ठीक है, असम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज तक इंडिया कह रहा था बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश ने हाथ खड़े कर दिए कि ये लोग तो भाई हमारे नहीं है, वो बात हम आगे करेंगे। अब देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो कहते हैं कि एनआरसी ने कुछ ज्यादतियाँ की है, ज्यादतियाँ गलत किया है। वो कहते हैं कैसे गलत किया है? वो कहते हैं इस तरह से गलत किया है कि हमारे देश के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जो कारगिल की जंग में लड़े, वो एक फॉर्मर लेजिस्लेटर भी थे, वो एक लॉ मेकर भी थे। ठीक है, उनका नाम था मोहम्मद सनाउल्लाह। अब उनका नाम कहते हैं एनआरसी से बाहर है, लो पै गया पंगा। वो कहते हैं प्रॉब्लम हो गई। अब
अब वो कह रहे हैं कि जो बंदा हमारे देश की आर्मी में जंग लड़ा, वो एक हमारा लेजिस्लेटर रहा, एक मतलब कि ये बड़ा एमएलए वगैरह रहा, लेजिस्लेटर रहा, उसका नाम बाहर कर दिया। तो वो कहते हैं अब तो भाई कोई ना कोई गड़बड़ी है, अब तो कोई ना कोई दाल में कुछ काला है कि दाल ही काली है, अब ये देखना पड़ेगा। अब ये कुछ ऐसी बातें चलनी शुरू हो गई वहाँ पे। फिर वो कह रहे हैं कि अगर ठीक है हम सरकार पे विश्वास नहीं करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, उन्होंने ये तर्क दिया, उन्होंने ये सुजेस्ट किया, मतलब एक तरह की सलाह दी। अब सलाह सरकार तो ना मानेगी। वो कह रहे हैं कि जुडिशरी लेड प्रोसेस होना चाहिए। मतलब अभी तक तो सरकार लेड कर रही थी ना, मतलब कहीं ना कहीं जुडिशरी लेड ही था, लेकिन सरकार का भी इंटरवेंशन था। वो कहता सारा का सारा प्रोसेस न्यायपालिका के हाथ में होना चाहिए। वो अगर न्यायपालिका के साथ में होगा तो रोबस्ट होगा। रोबस्ट मतलब बहुत अच्छा होगा। जो एरर्स हैं, जो कमियां हैं, वो कम होंगी। वो अगर हुई तो प्रोसीजरल होंगी, टारगेटेड नहीं होगी। प्रोसीजर और टारगेट में क्या फर्क है कि जो प्रोसीजर तैयार कर दिया, अगर समझ लीजिए कि कई बहुत महान व्यक्ति होते हैं, किसी इतने बावले हो जाते हैं फोन आने के चक्कर में या खाना खाने के चक्कर में कि एक आधा फार्म ही घूम गया, तो वो प्रोसीजर की गलती हो जाती, मान लेते हैं, ठीक है। एक होती है टारगेटेड, कि किसी को धर्म के आधार पर देख के किया जा रहा है, वो इस तरह से बात कर रहा है राइटर। फिर वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो राज्य की सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है, जो लोग छूट गए हैं, कि देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको लीगल हेल्प, लीगल मतलब कि कानूनी सहायता देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे। ये बांग्लादेश छोड़ना, जिसने अपने लोगों के लिए हाथ खड़े कर दिया, भाई हमारे तो लोग ही नहीं है ये, ठीक है दोस्तों। ऐसे देश में रहना तो क्या रहना। अब देखिए उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये बात कही तो गई थी कि लीगल हेल्प, कानूनी सहायता दी जाएगी, लेकिन कानूनी सहायता एकदम से दी नहीं गई, और ये उन सन ड्राई मतलब छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर या छोटे मोटे एक्टिविस्ट के ऊपर छोड़ दिया गया कि इनकी मदद कीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन ये सवाल तो अभी तक पड़ा है कि जो लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल के, जो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होगा न्यायपालिका का, जो कह दे कि नहीं भाई ये तुम तो फॉरेनर हो, तुम इंडिया के नहीं हो, जो ऐसे लोग छूट जाएंगे, बांग्लादेश तो कह रहा है हम नहीं लेंगे, उनका क्या बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम डिटेंशन सेंटर्स उनके लिए बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं बुरा हाल करें। फिर वो कह रहे हैं कि वो इन ऑप्शंस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि इंस्टीट्यूटिंग ए सिस्टम ऑफ वर्क परमिट, कि उनको वर्क परमिट दे दिया जाए। अगर आप किसी दूसरे देश में जाएंगे, जैसे कि कोई यूपी में रह रहा है, बिहार में जा रहा है, अगर कोई आप दूसरे देश में जाएंगे तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, सिटीजनशिप, नागरिकता नहीं मिल जाएगी उस देश की, ठीक है दोस्तों। उस तरह से वो कह रहे हैं कि हम पूरे सिस्टम से चलेंगे। अब देखिए फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने, भारत ने यह भी दोबारा कोशिश की है कि बांग्लादेश के साथ बात करने की। देखिए जिन लोगों को फॉरेन ट्रिब्यूनल ने कह रही है कि आप इंडिया के नहीं हैं, तो आप उनको वापस ले लीजिए। अब वो सुने ना सुने, बात की बात है। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि बांग्लादेश ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि देखिए हमारे यहाँ से कोई इलीगल क्रॉसिंग नहीं हुई, ये लोग हमारे नहीं है। देखो जिंदगियां यहाँ पे बिताई वो लोगों ने हैं, और उस देश को छोड़ के इधर उधर गए, तो उन देशों ने साफ कह दिया कि ये हमारे लोग नहीं है। ऐसे देश में क्या रहना, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा नेता है क्या है। तो उसके बाद बात करते हैं कि वाइल द आसाम चीफ मिनिस्टर स्ट्रक ए टेम्परेट जोन, द स्टडी साइलेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑन पब्लिकेशन डे इज अननर्विंग। अब देखो कि जो अब गवर्नमेंट ने कहा है वो क्या कहा है, समझने की कोशिश करो। देखिए जैसे मैच में होता है, मैच में पहले क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है। देखिए बहुत सारी बातों के बाद जगह उल्टे उल्टे कमेंट आए, तो एनआरसी के बाद तो सरकार ने कहा देखिए ये मैच का क्वार्टर, सेमीफाइनल या फाइनल नहीं है, इसके ऊपर जो एक बार हो गया ना, और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल ने फाइनल कर दिया वही फाइनल माना जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता सुधार बिल के ऊपर ध्यान दिया गया कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको आप सिर्फ उनको, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको आप नागरिकता दे दीजिए। लेकिन जुडिशियल फिल्ट्रेशन, उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हो यार, आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ कमीशन करने का सिर्फ एक और एक ध्यान है, वो क्या है कि जो लोग इलीगल रूप से आए हैं, अब आप कह रहे हो कि नॉन मुस्लिम को ये दे देंगे, वो तो पागल हो गए हो क्या, सरकार को झाड़ा। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो, अब आपको एक बात बता दूं कि जो लोग भी इलीगल आए हैं वो किस तारीख से माने जाएंगे इलीगल। जो भी व्यक्ति 24 मार्च और 1971 के बाद इंडिया में एंटर हुआ है, मतलब या फिर उस दिन से लेके बाद इंडिया में इलीगल रूप से एंटर हुआ है, उसको देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, ये इन्होंने कहा है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, दयालु भावनाएं हैं। वो कहते हैं कि यार वो बेचारों के साथ क्या होगा, बांग्लादेश तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और दूसरे देश में नहीं करेंगे, अब बेचारों के साथ क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम रीवेरिफिकेशन करवा देंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि एपेक्स कोर्ट में इससे संबंधित भी केस चला गया कि जो ये रीवेरिफिकेशन हो रही है ये लिमिटेड है, कुछ हद तक ही हो रही है,
ये सेटिस्फाई करने के लिए सेंटीमेंट्स को कि हाँ इमोशनल लोगों को, पर वह अच्छे से ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो सरकार उसके ऊपर अभी, कोर्ट उसके ऊपर अभी ध्यान दे रहा है, न्यायपालिका। लेकिन कोर्ट ने एक प्लिया तो रिजेक्ट कर दी है, प्लिया इन दी रन अप ऑफ द फाइनल पब्लिकेशन। ठीक है, फाइनल पब्लिकेशन के ऊपर वो कोई तरह की प्लिया नहीं लड़ रहा, कोई तरह प्लिया मतलब कि कोई केस फाइल हुआ। प्लिया का मतलब होता है कि जैसे मैं हूं, मैं सरकार के खिलाफ या किसी ऐसे गलत चीज के खिलाफ न्यायपालिका में जाऊंगा और अपनी फाइल बना के जाऊंगा, सर जी मेरा केस सुनिए। जो न्यायपालिका में जज बैठे होंगे, उनके पास चाय होगी, वो बिस्कुट डाल के बैठे होंगे, मेरी बात सुनते सुनते उनका बिस्कुट अंदर गिर जाए तो बात अलग है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होगा। देखिए, अगर हम पागलों की तरह पढ़ते रहे, सब कुछ सुनते रहे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर छोटी छोटी बहुत ऐसी बातें मजाक करने वाली अंदर एंटर करेंगे तो पढ़ने का भी मज़ा आएगा, दिमाग भी अलर्ट रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये मेरी एक छोटी छोटी सी कोशिश है आपको मोटिवेट करने की, आपको गाइड करने की। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे को किसी और का तो नहीं पता, मेरे साथ क्लास में बच्चे कम आए ज़्यादा आए, लेकिन मैं अपनी मेहनत पूरी रखता हूँ, रखूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चा मेरे साथ लगातार जुड़ा रहेगा ना, वो फेल नहीं होगा, वो कुछ सीख कर ही जाएगा मुझसे। ये वो काम नहीं चल रहा कि पेड कोर्स है, ये है वो है। मैं जिसको भी पढ़ाता हूँ ना, अपने मन से पढ़ाता हूँ। तो मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं तो इस दुनिया में अनपढ़ता खत्म कर दूँ, हर बंदा पढ़ा लिखा हो जाए। हर बंदा जब पढ़ा लिखा होगा तो अपनी कमाई तो कर ही लेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूरे में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।